हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। व्यष्टि अर्थशास्त्र की हमारी A4 सीरीज़ चल रही है, मांग की लोच। इसमें 2 वीडियो हमने देख लिए हैं। ये पार्ट 3 A4 सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें मांग की लोच के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसको हमने थोड़ा सा क्लासीफाइड कर दिया है, अलग अलग फार्मूले पे आधारित जो न्यूमेरिकल है उनको एक साथ रखा है। सबसे पहले हम ले रहे हैं टाइप ए के न्यूमेरिकल, जिसमें यही फार्मूला चलाना है, हमको यही चलाना है। ये सोलियत भरा फार्मूला इजी है थोड़ा सा। यह प्रतिशत विधि का फार्मूला हम ले रहे हैं। ईडी इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यही सूत्र लेना है। कब लेना है वो शर्त बता देता हूँ। इस सूत्र को तब काम में लेना जब न्यूमेरिकल में कोई भी एक या दोनों वैल्यू प्रतिशत में दे रखा हो। मांग में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन दोनों प्रतिशत में दे रखे हों, या दोनों में से 1% में दे रखा हो और एक अलग अलग वैल्यू दे रखा है। तो जो अलग अलग वैल्यू दे रखा है ना, उसको भी प्रतिशत में कन्वर्ट कर दो। प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है। चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ओरिजिनल का मतलब इनिशियल, चेंज होने से पहले, है ना। तो आप जो प्रतिशत में नहीं दे रखा है उसको पहले प्रतिशत में परिवर्तन कर दो, फिर इस फार्मूले में रख दो इसको, ठीक है। जहाँ कमी लिखा हुआ है वहाँ माइनस का साइन लगाना है, और जहाँ वृद्धि हो रही है वहाँ हमें प्लस का साइन लगाना है। ये न्यूमेरिकल्स मैंने बनाए हैं। पहला न्यूमेरिकल है, वस्तु की कीमत में 10% कमी होती है तो मांग में 15% की वृद्धि। देखो यहाँ दोनों प्रतिशत में दे रखा है ना ये फार्मूला। अब यहाँ मैंने बार बार फार्मूला में नहीं लिखूंगा। ईडी ऊपर क्या लिख रहा है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, तो मांग में 15% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर केवल 15 लिखा है ना, प्रतिशत का साइन नहीं आएगा, और वृद्धि है इसलिए प्लस है। नीचे है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में 10% कमी, तो यहाँ पे -10 लिखा है। प्रतिशत नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी फार्मूले में प्रतिशत है। तो 15 बटा -10, माइनस तो एज इट इज, और ये 1.5। अब -1.5, माइनस का चिन्ह तो मांग की लोच ऋणात्मक होती है इसलिए है। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 1.5 है। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला 1.5 विच इज ग्रेटर देन 1। तो लोच कितनी हुई, अधिक लोचदार, क्योंकि इकाई से ज़्यादा है। हम कहेंगे मांग अधिक लोचदार है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हुआ, फर्स्ट वेराइटी का। सेकेंड न्यूमेरिकल इसी वेराइटी का, वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि होने से मांग 20 इकाई से घटकर 15 इकाई हो गई। देखो एक चीज़ तो हमको परसेंट में दे रखी है और एक वैल्यूज दे रखी है। तो जो वैल्यूज दे रखा है ना, उसको हम पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मांग को हम प्रतिशत में बदलें, मांग में प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल इंटू 100। चेंज कितना हो रहा है, 20 से 15, है ना। तो कितना, 5 का गैप आया ना। 5 क्या हुआ, कम हुआ कि बढ़ा, कम हुआ, तो -5 का चेंज आया। ओरिजिनल इनिशियल पहले कितना था 20, तो -5 बटा 20 इंटू 100, ये कितना हो गया, ये कट गया इससे, और ये माइनस का 25%। यहाँ परसेंटेज लगाएंगे, लिखा हुआ मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना प्रतिशत, तो 25%, और माइनस का मतलब मांग कम हुई है 25%। अब अपना ये फार्मूला काम में ले लेते हैं। मांग में प्रतिशत परिवर्तन तो -25, ये -25, यहाँ परसेंटेज का साइन नहीं आएगा। नीचे कीमत में प्रतिशत, ये 20% वृद्धि है इसलिए ये 20 के आगे प्लस का साइन है, ठीक है। और इसको क्लियर करने से -1.25 विच इज ग्रेटर देन 1। तीसरा न्यूमेरिकल हम देखें, वस्तु की कीमत 10 रुपये से घटकर 8 रुपया होने पर मांग 20% बढ़ जाती है। अब मांग प्रतिशत में है, कीमत प्रतिशत में नहीं है, हम कीमत को प्रतिशत में बदलते हैं। चेंज अपॉन ओरिजिनल, कितना चेंज आया, तो 10 से 8 हुआ, 2 का चेंज आया। 2 घटा है कि बढ़ा है, घटा है ना, तो -2 बटा ओरिजिनल कितना था 10, 2 बटा 10 इंटू 100, ये हो गया 20% माइनस का 20%, अर्थात कीमत 20% कम हुई है। अब हमारा यही ओरिजिनल फार्मूला यहाँ आएगा कि मांग में 20% वृद्धि, तो ये प्लस का 20 आ गया। कीमत में 20% कमी, -20 आ गया, कटने से -1 आया। तो मांग की लोच
इकाई के बराबर है, मांग इकाई लोचदार है। अब ये टाइप ए के न्यूमेरिकल हुए जिसमें एक वैल्यू या दोनों वैल्यू परसेंटेज में दी हुई हो, तब ये जो फार्मूला है वो यूज़ करें तो ज़्यादा इजी है। फिर है टाइप बी। टाइप बी में हम कौन से न्यूमेरिकल ले रहे हैं? जब चारों वैल्यू दे रखी हो, चारों कौन सी? दो कीमतें और दो मांग मात्राएं, मतलब चेंज होने से पहले, चेंज होने के बाद दोनों मात्राएं दे रखी हैं, पहले की भी दोनों मात्राएं, चारों वैल्यू दे रखी हों, तब हमको ये फार्मूला कम में लेना है, या 4 में से 3 वैल्यू और मांग की लोच दे रखी हो, क्योंकि फिर मांग की लोच कैसे निकालेंगे 4 से? तो या तो मांग की लोच और 4 में से 3 वैल्यू दे रखे हों, तब भी हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये हमको ध्यान रखना है। इसके हम कुछ न्यूमेरिकल लें। पहला न्यूमेरिकल हमने यहाँ लिखा है, वस्तु की कीमत 4 रुपये से बढ़कर 5 रुपया हो जाने पर मांग 50 इकाई से घटकर 40 इकाई हो जाती है। कीमत 4 से बढ़कर 5 हुई और मांग 50 से 40, 4 वैल्यू हो गई ना। अब अपना ये फार्मूला, इसमें अपने को तो पी क्यू डेल्टा पी चाहिए, है ना। पी मतलब इनिशियल प्राइस, प्रारंभिक कीमत 4 रुपया, क्यू प्रारंभिक मांग, प्रारंभिक कितनी है 50, तो ये 50 हो गया। अब डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, तो कितनी हो गई 5, पहले कितनी थी 4, 5 माइनस 4 1, कीमत बढ़ी है ना तो +1। अब डेल्टा क्यू 50 से 40, तो 40 माइनस 50 इक्वल टू -10, क्यों? क्योंकि मांग 10 इकाई कम हुई है। तो हमारे पास ये चारों फैक्टर आ चुके हैं, इनको हम फार्मूले में रख दें, P बटा Q, डेल्टा Q बटा डेल्टा P, और इनको सॉल्व करने पर ये आया -0.8 विच इज़ लेस देन 1, अर्थात मांग इकाई से कम लोचदार है। अब हम लेते हैं टाइप बी का सेकेंड। टाइप बी का भी अपन ने फर्स्ट देखा, उसमें क्या था, चारों वैल्यू दे रखे थे, 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी, मतलब चेंज होने से पहले वाली प्राइस क्वांटिटी और चेंज होने के बाद वाली भी प्राइस और क्वांटिटी, दोनों मात्राएं, दोनों कीमतें दे रखी थी। अब हम अलग रह रहे हैं, इसमें से एक प्राइस गायब है, एक क्वांटिटी गायब है, इस तरह के न्यूमेरिकल ले रहे हैं, लेकिन टाइप बी ही चल रहा है ना। टाइप बी का ही सेकेंड क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा चलेगा, EP इक्वल टू P बटा Q डेल्टा Q बटा डेल्टा P, उस फार्मूले से ही न्यूमेरिकल सारे अभी अपन टाइप बी में कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता 5 रुपया कीमत होने पर 40 इकाई खरीदता है। इसका मतलब 5 रुपया इनिशियल प्राइस है, P इक्वल टू 5, 40 इकाई खरीदता है तो Q इक्वल टू 40। यदि कीमत लोच -1.5, कीमत लोच दे दी है ना, ED दे रखी -1.5, 4 रुपया कीमत होने पर नई मात्रा ज्ञात करनी, कितनी इकाई खरीदेगा। तो देखिए नई कीमत है, नई मात्रा अपने पास नहीं है, तो हम जो चीज़ें निकल सकती है वो निकाल लेते हैं। P और Q दे रखा है, डेल्टा P निकल जाएगा, नई कीमत 4 और पुरानी 5 थी, तो 4 माइनस 5 -1 का अंतर आया, कीमत 1 रुपया कम हुई। डेल्टा Q हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि प्रारंभिक मांग है, नई मांग हमारे पास नहीं है। मैं आपका ध्यान इधर ले जाऊंगा, यहाँ थोड़ा देखिए, जब भी हम डेल्टा P या डेल्टा Q निकालते हैं तो नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू कम करते हैं, जैसे ये मैंने अभी किया, नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू, है ना, तो P2 माइनस P1। अब जब भी हमको नई कीमत या नई मात्रा ज्ञात करो ऐसा कहें, तो जैसे P2 निकालना, P1 उधर चला जाएगा तो प्लस ही होगा ना, तो P2 इक्वल टू P1 प्लस डेल्टा P। इसी प्रकार Q2 निकालना है तो Q1 प्लस डेल्टा Q। सीधी गणित ये है, आप ये सूत्र इसमें ध्यान रखें कि नई कीमत निकालनी हो तो P प्लस डेल्टा P, नई मात्रा निकालनी है तो Q प्लस डेल्टा Q। फार्मूला यही है, भले आपका डेल्टा वाला वैल्यू माइनस में आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, लेकिन फार्मूला ये चलेगा। शर्त एक है कि जब भी आपको लोच दे रखी हो, कीमत लोच, भले वो प्रश्न में माइनस में दी हुई हो या ना हो, लेकिन माइनस का साइन यहाँ आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाए, नई मात्रा या नई मांग ज्ञात करने में घटाना जोड़ना वो मालूम नहीं पड़ता हो, तो मांग का नियम जरूर देख लेना कि जैसे कीमत घट रही है तो अभी आइडिया लगा देना कि नहीं मांग के वो बढ़ी हुई आएगी, मतलब 40 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। ये मांग का नियम भी देख के हम चेक कर सकते हैं। कभी कभी हमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यार इसमें घटाना है
या जोड़ना है कैसे, कभी डेल्टा निकालने में गलती हो जाए, तो ये याद रखना आप, है ना, कि मांग का नियम लागू होना चाहिए। यस, अब ये वैल्यू हमने रख दी, ED -1.5 दिया हुआ है, P और Q दे रखा है, डेल्टा Q ज्ञात करना है, डेल्टा P -1 हमने निकाला। अब डेल्टा Q निकाल लो, है ना, तो इन सबको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 5 से 40 को काटेंगे 8, 8 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो डेल्टा Q आ गया 12। डेल्टा Q क्या बताता है कि मांग में 12 इकाई का परिवर्तन हुआ। अब मांग के नियम के अनुसार अगर चलें तो कीमत घट रही है तो मांग बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी भाई, 12 इकाई बढ़ेगी, इसका मतलब 40 में 12 जोड़ दो, तो नई मांग मात्रा इक्वल टू, वैसे फार्मूला तो अभी आपको बताया मैंने, Q प्लस डेल्टा Q कर देना, तो Q प्लस डेल्टा Q, Q तो 40 था ही, डेल्टा Q 12 आ गया, ये 52 इकाई नई मांग हो गई। ठीक, अब एक और सवाल इसी टाइप का और देखिए, वस्तु की कीमत 4 रुपया होने पर 80 इकाई की मांग होती है, तो P 4 हो गया और Q 80 हो गया। ठीक, फिर है कीमत में कमी होने पर 100 इकाई की मांग होती है, मतलब नई मांग जो है वो अपने को 100 इकाई बताई है, तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा, 100 माइनस 80, देखो 80 से 100 हो रहा है तो 20 बढ़ गई ना मांग, तो प्लस में ही आएगा, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। यदि मांग की कीमत लोच EP दे रखा है अपने को -1, तो नई कीमत ज्ञात करो। अब नई कीमत निकालनी है, यहाँ हमने नई मात्रा निकाली थी, अब नई कीमत निकालते हैं। देखिए फार्मूला हमारा यही है ना, ED की जगह या EP की जगह हमने -1 रख दिया, P और Q दे रखे हैं 480, डेल्टा Q 20 हमने निकाला और डेल्टा P हमको मालूम नहीं चलेगा क्योंकि एक ही तो कीमत है। अब आप डेल्टा P निकालो, डेल्टा को P को इधर क्रॉस में इधर लाओ, -1 इधर जाएगा और ये 20 से 80 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, केवल -1 आया, तो डेल्टा P आ गया -1। लेकिन हमारा जो फार्मूला है वो नई कीमत का P प्लस डेल्टा P, तो ये P प्लस डेल्टा P, तो P तो है 4 और प्लस डेल्टा P कितना आया -1, तो ब्रैकेट में हमने -1 लिया, माइनस प्लस खुला, 4 माइनस 1 3 रुपया। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन अलग वैरायटी का देखिए, मतलब वैरायटी वही चल रही है, उससे इन दोनों से हट के है। ठीक है, चौथा प्रश्न है टाइप बी का, जिसमें टाइप बी का मतलब फार्मूला ये चलेगा, वो अपना टाइप बी चल रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन, वस्तु की कीमत 1 रुपया कम होने पर, शब्दों पर ध्यान देना नहीं तो सवाल कहाँ का कहाँ चला जाएगा। 1 रुपया कम होने पर कीमत में 1 रुपये की कमी आ रही है, मांग 3 इकाई बढ़ जाती है, मांग में परिवर्तन 3 का, कीमत में परिवर्तन 1 का, ये डेल्टा दे रखा है। ठीक है ना, 1 रुपया कम मतलब डेल्टा P इक्वल टू -1। क्लियर, मांग में 3 इकाई की वृद्धि हो रही है तो डेल्टा Q इक्वल टू 3, ये ध्यान रखना है, कमी वृद्धि ऐसा लिखा है, इसका मतलब वो डेल्टा दे रखा है। मांग की मूल्य लोच -2 है, ED कितना दे रखा है -2 दे रखा है, ये लिख दिया हमने। वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा ज्ञात करो जब परिवर्तन से पहले वस्तु की कीमत 10 रुपया थी, उल्टा हो गया। इनिशियल प्राइस 10 रुपया दे रखी है, प्रारंभिक कीमत, तो प्रारंभिक मांग पूछ रहा है अपने को, प्रारंभिक मांग जो Q अपन लेते हैं ना, Q अक्सर दिया हुआ रहता है, यहाँ Q पूछ रहा है, P दे रखा है और डेल्टा दे रखा है, फार्मूला यही चलेगा। ED में आप -2 लिखिए, P प्रारंभिक कीमत 10 रुपया वो कह रहा है तो 10 लिख दिया, Q प्रारंभिक मात्रा ज्ञात नहीं है, Q लिख दिया, डेल्टा Q हमको 3 दे रखा है और डेल्टा P जो है वो -1 है। ठीक, अब अपने को Q ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में Q को उधर ले आओ, -2 को इधर लाओ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 30/2 ये आ गया 15 इकाई। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं टाइप बी में टोटल हमने अभी अब ये 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है ना, इसमें सब अलग अलग टाइप के ही क्वेश्चन है, सब में कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। और देखते हैं अपन, अब हम एक और क्वेश्चन टाइप बी का ही देखते हैं। देखिए प्रश्न देखिए क्या लिखा है, वस्तु की कीमत 10 रुपया होने पर कुल व्यय 180 रुपया होता है, मात्रा नहीं दे रखी है, कुल व्यय दे रखा है, जबकि कीमत 9 रुपया होने पर कुल व्यय 162 रुपया है। मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। अब
गलती से यहाँ हम कुल व्यय विधि से लोच न बताएं, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कुल व्यय विधि से ज्ञात करिए, लोच ज्ञात कीजिए। आप अपना जो ये फार्मूला है ना पी क्यू डेल्टा पी, इससे ही निकालेंगे। आपको क्यू मालूम नहीं है, क्यू अपन निकाल लेंगे। कुल व्यय का सूत्र ये रहा, टी ई इक्वल टू पी इंटू क्यू, है ना। अब P या Q दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो जो दे रखा है उसको डिवाइड कर लो TE में। जैसे हमको Q निकालना है तो TE में P को डिवाइड कर लो, TE बटा P तो Q आ जाएगा। और मान लो P निकालना है तो TE में Q को डिवाइड कर लो, P आ जाएगा। टेबल बनाना पड़ेगा, कीमत दे रखी है, कुल व्यय दे रखा है, मांग हम निकालते हैं कुल व्यय बटा कीमत। इसमें इसको डिवाइड कर दिया 18, इसमें इसको डिवाइड कर दिया 18 आया। ठीक है, अभी भी हम कुल व्यय से नहीं बताएंगे। अब अपने ये जो फार्मूला है उसकी वैल्यू रखें पी क्यू। पी कितना है 10, क्यू कितना है प्रारंभिक मांग 18, तो ये 10 बटा 18। डेल्टा क्यू, क्यू में चेंज 0 तो यहाँ हमने 0 लिखा। डेल्टा पी, पी में 1 रुपये की कमी हो रही है तो डेल्टा पी हमने -1 लिखा। अब हम जानते हैं ऊपर 0 है तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई, है ना। तो यहाँ मांग की लोच हो गई 0। ध्यान रखना लिखा क्या है, मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। आपको इसी फार्मूले से चलना है, क्योंकि अब ये दूसरा टाइप सी ले रहा हूँ मैं इसके आगे, वो भी इससे जुड़ा हुआ है इसलिए इसके साथ में लिया है। कुल व्यय विधि से अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तीसरी वेराइटी में। इसमें लिखा हुआ रहेगा कि कुल व्यय विधि से हल करिए। कुल व्यय विधि में टी ई इक्वल टू पी इंटू क्यू निकालना ही पड़ता है और ये वाला एनालिसिस करना हमको, डायग्राम का एनालिसिस। कीमत और कुल व्यय अगर सीधा संबंध हो तो इकाई से कम, कुल व्यय स्थिर हो तो इकाई के बराबर, और कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध हो तो इकाई से ज़्यादा। इतना लिखना ही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी हमको, ये याद रखें, एग्जैक्ट वैल्यू इसमें नहीं आएगी। हाँ, वस्तु की कीमत 10 रुपये से घटकर 8 रुपया होने पर मांग 80 से बढ़कर 100 हो जाती है तो कुल व्यय विधि से, लिखा हुआ है अंडरलाइन किया है, से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो आप P और Q का तो टेबल बना लो, है ना। P 10 60, Q 80 100। अब TE निकालना है, गुना कर दिया, इसका गुना कर दिया, इसका गुना कर दिया। अब आपको क्या करना है, कुल व्यय विधि से कहा है एनालिसिस करो कीमत और कुल व्यय का। कीमत देखिए कम हो रही है लेकिन कुल व्यय स्थिर है, इसका मतलब हम ये बीच वाले भाग की बात कर रहे हैं कि कीमत कितनी भी बदले कुल व्यय स्थिर है। हम यहाँ लाइन लिख देते हैं, कीमत घटने पर भी कुल व्यय स्थिर है, अतः ED इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब ये मांग की लोच से रिलेटेड जो डिफरेंट वैरायटीज़ के न्यूमेरिकल थे उनको मैंने अलग अलग हिस्सों में बांट के समराइज करने की कोशिश की है। इससे ही रिलेटेड हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन मैंने किया है। आप इससे रिलेटेड और एक्सरसाइज करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। इस मांग की लोच वाले चैप्टर को, इस A4 सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।